नमस्ते बच्चों। कल मैंने आपको शुरू किया था सप्तक के बारे में बताना। सप्तक किसे कहते हैं? तो आपको मैंने बताया था क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं और ये स्वर क्रम से ही होने चाहिए, तभी ये सप्तक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद मैंने आपको सप्तक का क्षेत्र तथा सप्तक के प्रकार बताना शुरू किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको मध्य सप्तक बताया था। सबसे पहले मध्य यानी बीच का। इसका मतलब ये है कि इस सप्तक के स्वरों की आवाज ना तो बहुत नीची होती है और ना बहुत ऊंची होती है, ये हमारी स्वाभाविक ध्वनि होती है। जब इसमें गाते हैं तो ये मध्य सप्तक के स्वर कहलाते हैं। तो बच्चों, अब जो 2 और सप्तक हैं उनके बारे में आज मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले लेते हैं मंद्र सप्तक। मध्य सप्तक से पहले का सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक का आधा होता है, अर्थात मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के उसी स्वर की आंदोलन संख्या से आधी होती है। उदाहरण के लिए, यदि मध्य सप्तक का पा स्वर गाया जाए जिसकी आंदोलन संख्या 360 मानी गई है, तो मंद्र सप्तक के पा की आंदोलन संख्या 360 की आधी यानी कि 180 होगी। ये मैं आपको हारमोनियम के साथ समझाने का प्रयास करती हूँ। बच्चों आप सुनिए। सा रे गा मा पा, ये मध्य सप्तक के स्वर गाए। और मंद्र सप्तक यानी इसका आधा नीचा होता है। सा नी धा पा, यानी कि मध्य सप्तक का जो पा गाया था जिसकी आंदोलन संख्या 360 है, जब मंद्र सप्तक का पा गाते हैं तो उसकी आंदोलन संख्या ठीक आधी यानी 180 जब होती है तो वो हमें उसका आधा नीचा सुनाई देता है। जैसे पा, ये मध्य सप्तक का पा है। पा पा, तो ये जो स्वर हैं मंद्र सप्तक के स्वर, ये मध्य सप्तक से आधी ध्वनि के या आधी आंदोलन संख्या के होते हैं। और मंद्र सप्तक में भी हम 7 स्वर ही रखेंगे, जैसे नी धा पा। बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य की गले की बनावट है उसके हिसाब से हर व्यक्ति तीनों सप्तक नहीं गा सकता। अधिकतर लोग आधा मंद्र, पूरा मध्य सप्तक और आधा तार सप्तक आसानी से गा सकते हैं। तो आपने देखा कि नीचे के स्वर गाने में काफी हृदय पर जोर लगता है। इस प्रकार से अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो इसकी पहली विशेषता है कि मंद्र सप्तक सबसे नीचा सप्तक होता है। दूसरा, मंद्र सप्तक की ध्वनि मध्य सप्तक के स्वरों से
आधी होती है। तीसरा, मंद्र सप्तक गाने से हृदय पर तथा पेट पर जोर पड़ता है, अतिरिक्त प्रयास करना होता है, रियाज या अभ्यास करना होता है, तभी नीचे के स्वर गाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मंद्र सप्तक किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी तार सप्तक किसे कहते हैं। तो मध्य सप्तक के बाद मंद्र सप्तक के बाद मध्य सप्तक, जो कि मैंने आपको कल समझा दिया था, बीच का होता है। इसके बाद आता है तार सप्तक। मध्य सप्तक के बाद जो सप्तक है वो तार सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक से दुगना ऊंचा होता है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि तार सप्तक के प्रत्येक स्वरों में मध्य सप्तक के उसी स्वर से दुगनी आंदोलन संख्या होती है। जैसे कि अगर हम मध्य सप्तक का सा गाएं, जैसे ये देखें सा, तो तार सप्तक का सा यानी कि इसकी ध्वनि जो है, इसकी आवाज जो है मध्य सप्तक के सा से ठीक दुगनी ऊंची सुनाई दे रही है। वो इस कारण से है कि मध्य सप्तक का सा उसकी आंदोलन संख्या 240 मानी जाती है और तार सप्तक के सा की आंदोलन संख्या उससे ठीक दुगनी यानी कि 480 पर जब होती है तो वो हमें ऊंचा स्वर सुनाई देता है, जबकि स्वर वही है। आंदोलन संख्या के घटने और बढ़ने से सप्तक के स्वर की आवाज आपको अलग अलग सुनाई देती है। तो इस प्रकार जब हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी पहली विशेषता है तार सप्तक की, कि तार सप्तक के स्वर ऊंचे होने के कारण गाने में अधिक शक्ति का प्रयोग लगता है। दूसरा, तार सप्तक के स्वरों को उचित स्थान से उतरने न देना, ध्वनि को बदलने न देना, स्वरों को मधुर बनाए रखना, ये सभी कार्य बहुत कठिन होते हैं क्योंकि आवाज काफी तीखी या तेज होती है। तीसरी विशेषता है तार सप्तक की कि मंद्र सप्तक की भांति इस सप्तक को गाने के लिए बहुत ही अभ्यास की आवश्यकता होती है। बच्चों इस तरीके से हमने तीनों सप्तकों के बारे में जाना। अब मैं आपको ये और बताना चाहती हूँ कि लिखते समय हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी स्वर लिखा जा रहा है वो किस सप्तक में है। तो बच्चों अगर मध्य सप्तक का सारेगामा लिखा जाएगा तो उसमें किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ स्वर लिख दिए जाते हैं। अगर मंद्र सप्तक के स्वर लिखे जाएंगे तो स्वर लिखने के बाद उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु या छोटी सी बिंदी लगाई जाती है, जिससे कि गाते समय हमें पता चल जाता है कि ये स्वर मंद्र सप्तक में यानी नीचा गाना है। इसी तरीके से तार सप्तक के स्वर गाने के लिए ये पहचान होती है कि जो भी स्वर, जो भी सारेगामा पाधानी स्वर तार सप्तक में अगर गाना है तो वो स्वर लिखकर और उसके ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, छोटा सा बिंदु लगाया जाता है, जिससे पढ़ते समय गाते समय हमें ये स्पष्ट होता है कि ये अगर ऊपर बिंदी है तो स्वर ऊंचा गाना है, नीचे अगर स्वर के बिंदी नीचे लगी है तो स्वर नीचा गाना है, और अगर किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है
तो फिर ये मध्य सप्तक का स्वर है और इसको अपनी स्वाभाविक आवाज में ही गाना है। बच्चों, इस प्रकार से आज आपका ये सप्तक का पाठ पूरा होता है। नमस्कार।